नमस्कार। आज इस वीडियो में हम क्लास 9th की बुक कृतिका के पाठ मेरे संग की औरतें के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे। ये पाठ जो है मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया एक आत्मकथात्मक निबंध है, यानी अपने बारे में ही उन्होंने इसे निबंध शैली में लिखा है। इसमें सुप्रसिद्ध लेखिका मृदुला गर्ग ने अपने तथा अपने परिवारजनों के प्रेरक प्रसंगों का वर्णन किया है। तो आइए हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। और पाठ की ओर बढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहूंगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। साथ ही साथ आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ जाए। पाठ कुछ इस प्रकार है। जो लेखिका है मृदुला गर्ग, लेखिका की नानी लेखिका के जन्म से पहले ही मर गई थी। आसान सी सरल भाषा में है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। जहाँ मुझे लगेगा कि मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, मैं एक्सप्लेन करूँगी। एक स्टोरी की तरह, एक कहानी की तरह मैं बोलती हूँ। जो लेखिका है उसकी नानी जन्म से पहले ही मर गई थी, इसलिए लेखिका उनसे कहानियाँ नहीं सुन पाई। लेखिका कहानियाँ नहीं सुन पाई, यानी हम भी कहते हैं ना, हम अपने दादा दादी नाना नानी से अपनी कहानियाँ सुनते हैं बचपन में जब छोटे होते हैं। तो लेखिका यहाँ कहती है कि मैंने अपनी नानी से कभी कहानी नहीं सुनी। शायद इसी कारण लेखिका लोगों के लिए कहानी लिखती है। परंतु उसकी नानी की कहानी भी रहस्यमयी है, और वो कह रही है कि मैंने उनसे चाहे कहानी नहीं सुनी, पर उनकी कहानियां जो है बहुत रहस्य से भरी हुई हैं। वह बताती है अपनी नानी के बारे में कि उसकी नानी जो थी जीवन भर अनपढ़ और पर्दानशी रही। पर्दानशी एक अनपढ़ महिला थी उसकी नानी। यहाँ उसकी नानी के कैरेक्टर के, उसकी नानी की छवि की, वो बाहर से कैसे व्यक्तित्व की है उसके बारे में पता चलेगा कि जो उसकी नानी थी वो अनपढ़ थी और पर्दा करने वाली एक महिला थी। उसकी शादी विलायती रंग में रंगे बसे व्यक्ति से हुई थी, यानी जो उसके नाना थे मृदुला गर्ग के, वो उस समय हमारे देश में अंग्रेजों का राज था, तो वो उन्हीं के अधीन नौकरी करते थे। उन्होंने पढ़ाई भी उन्हीं के अधीन की थी, यानी बाहर से की थी। तो इस वजह से उन पे जो पाश्चात्य सभ्यता था उनका असर था नाना पर जो नानी थी वो बिल्कुल उनके विपरीत थी, अपोजिट थी। जब उनके पति यानी लेखिका के नाना कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री पढ़कर आए और विलायती रहन सहन में रहने लगे, तब भी नानी अपने अनुसार ही जीवन जीती रही। यानी वो नाना के अकॉर्डिंग नहीं बदली कि मेरे पति जैसे हैं मुझे उनके अकॉर्डिंग या उनके तरीके से रहना चाहिए। उन्होंने पति की जीवन शैली का कभी विरोध नहीं किया, यानी उन्होंने उसका कभी विरोध भी नहीं किया, पर उसके अकॉर्डिंग वो ढली भी नहीं। परंतु जब उन्हें अपनी मौत नजदीक लगने लगी तो उन्होंने पति से कहकर प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा को अपने घर बुलवाया। यानी एक महिला जो अनपढ़ है, अभी तक किसी पराये मर्द से वो बात तक नहीं करती है, अपने पति से भी ज़्यादा खुलकर बात नहीं करती है, पर्दानशी महिला है, और जैसे ही उसके अंतिम समय निकट आया तो वो अपनी सारी जो चीज़ें थी वो भूल चुकी है, और अब बस उसको अपनी बेटी की चिंता सताने लगी, यानी मृदुला गर्ग की माँ की। और उसने अपने पति को कहा कि आप जो प्रसिद्ध क्रांतिकारी यानी फ्रीडम फाइटर थे उस समय के, प्यारेलाल शर्मा को घर बुलवाइए। तो सब शॉक्ड रह गए, क्योंकि अभी तक जो औरत पर्दे में रहती थी, खुलकर किसी से पराये मर्द से बात भी नहीं करती थी, अब ऐसा क्या हो गया कि उसने पर्दा हटा दिया और किसी पराये मर्द से बात करने के लिए वो कह रही है और अपने पति से कह रही है कि उसे बुलाओ। इस इच्छा से घर के सब लोग हक्के बक्के रह गए। नानी ने प्यारेलाल शर्मा को कहा कि उसकी लड़की के लिए यानी मृदुला गर्ग की माँ के लिए होने वाला जो हस्बैंड हो यानी वर हो, कोई क्रांतिकारी हो, यानी आपके जैसा, यानी प्यारेलाल जैसा क्रांतिकारी फ्रीडम फाइटर हो, अंग्रेज साहबों का फरमानदार ना हो। और वो कह रही है कि मेरी बेटी के लिए जो हस्बैंड हो आपके जैसा देशभक्त हो। मेरे हस्बैंड जैसा मतलब इनडायरेक्ट वे में उसने नाम नहीं लिया, पर उसके हस्बैंड जो अंग्रेजों के अधीन काम करते हैं, तो वो मेरे हस्बैंड जैसा मतलब उनके यहाँ नौकरी करने वाला गुलाम ना हो। उसकी इस इच्छा से उसके अजात ख्यालों का अनुमान सहज रूप से लगाया जा सकता है। और यहाँ इस बात से आप जान सकते हैं कि चाहे वो पर्दे के पीछे से रह रही है, पराये पुरुष से बात नहीं करती है, पर अंतिम समय में उसकी जो सोच है देश के प्रति और जो उसका जज्बा है देश के लिए, वो यहाँ पर मतलब एक तरीके से वो भूमिका निभा रही है देश के लिए अपनी। वो चाहती तो वो भी जैसे उसके हस्बैंड ने वैसे ही अपनी बेटी के लिए भी ढूंढती, पर उसने कहा नहीं, मेरी बेटी की शादी किसी क्रांतिकारी से होगी। अभी तक हमने लेखिका की नानी के व्यक्तित्व के बारे में जाना कि वो किन ख्यालों की महिला थी। अब हम लेखिका की माँ के बारे में जानेंगे कि लेखिका की माता की शादी एक पढ़े लिखे होनहार युवक से हुई, यानी लेखिका के पिता। उसे आजादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण ICS की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था। अब आप उस समय अंग्रेजी सरकार थी, अंग्रेजी हुकूमत थी, और आप उसके
खिलाफ जाकर कुछ क्रांतिकारी करोगे तो ज़ाहिर सी बात है वो आपको सहूलियतें लेने से वंचित रखेंगे। तो यही लेखिका के पिता के साथ भी हुआ कि उनको जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम था आईसीएस का, उसमें बैठने से रोक दिया गया। उसके पास अब जो उसके पिता थे तो उनके पास कोई इतनी पुश्तैनी धन भी नहीं था, तो मतलब वो बहुत अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग नहीं करते थे। इस प्रकार लेखिका की माता को मजबूर होकर अपनी माँ और गांधी जी के ख्यालों को अपनाना पड़ा। यानी लेखिका की माँ की शादी जो थी एक क्रांतिकारी व्यक्ति से हुई और उसके पिता का जो था रौब था, क्योंकि वो अंग्रेज़ों के अधीन काम कर रहे थे, तो उसको मजबूर होकर उस शादी को निभाना पड़ा और गांधीवादी सोच को अपनाना पड़ा। आगे चल के लेखिका बताती है मृदुला गर्ग अपनी माता के बारे में कि वो शरीर से इतनी दुबली थी कि उनके लिए खादी की साड़ी, खादी यानी कॉटन जो उस समय चलता था, खादी की साड़ी को संभालना दुर्भर हो जाता था, यानी उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। उनकी सास उनकी दुर्बलता पर मजाक किया करती थी और जो लेखिका की दादी थी वो उसका मजाक उड़ाया करती थी। अब जो लेखिका थी, लेखिका की माँ का अपने ससुराल में पूरा रौब था। यानी जो मृदुला गर्ग की माँ थी, उनका घर में बहुत रौब था, यानी बहुत लोग उन्हें मानते थे, घर के सभी सदस्य। उसके 2 प्रमुख कारण यहाँ बताए गए हैं। पहला कारण तो ये कि ससुराल वाले भी अन्य भारतीयों की तरह अंग्रेजों से प्रभावित थे, कि चाहे उनका बेटा क्रांतिकारी था, लेकिन जो घर के सदस्य थे वो अंग्रेजों की शासन प्रणाली से, उनके ओढ़ने पहनने के तरीके से, रहने के तरीके से काफ़ी प्रभावित थे। जो घर में रौब था ना वो ससुर का ही था, यानी लेखिका के नाना का था। तो ऐसी स्थिति में घर में एक सिरफिरे लड़के को क्रांतिकारी पत्नी का होना परिकथा सा रोमांच पैदा करता था, कि जिसके पिता एक अंग्रेज के अधीन कार्य कर रहे हैं और उनका जो जवाई है वो क्रांतिकारी है, तो ये तो एक बात ही परिकथा यानी एक सपने जैसी थी। दूसरा कारण यह था कि लेखिका की माँ की शख्सियत बहुत प्रभावशाली थी। यानी वे बहुत सुंदर थी, बहुत नाजुक थी, ईमानदार थी, निष्पक्ष थी तथा गैर दुनियादार थी। इसलिए कोई उन्हें घर के सामान्य कामकाज भी करने को नहीं कहता था। उनकी तो सलाह भर ही ली जाती थी, जिसे पत्थर की लकीर की तरह निभाया जाता था। यानी चाहे वो घर की सास हो, जेठानियाँ हो, यहाँ तक कि स्वयं जो पति है वो घर गृहस्थी का काम खुद ही संभाल लेते थे। लेखिका की माँ को नहीं कहते थे। यानी लेखिका की माँ ने जो है घर गृहस्थी नहीं संभाली, बिल्कुल भी बच्चों को नहीं संभाला। ये सारा काम उसकी सास, जेठानी और उसके पति ने किया। ये 2 क्वालिटीज़ यानी 2 गुण उसके बारे में बताए गए हैं कि उसके घर में रौब क्यों था, अपने ससुराल में रौब क्यों था। पहला कि वो जो उसके फादर थे यानी लेखिका के नाना जो थे, उनका खुद का एक दबदबा था, एक रौब था क्योंकि वो अंग्रेज़ों के साथ काम कर रहे थे और दूसरा वो उसकी खुद की शख्सियत, उसकी खुद की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि लोग उसकी बातों को मानते थे। आगे बढ़ते हैं। लेखिका की माँ में आज़ादी का जुनून बहुत था, किंतु वह उसे अपने ही आज़ाद ख़यालों से निभाती थी और वो उसे अपने तरीके से ही निभाती थी। वह आम भारतीय माँ की तरह बिल्कुल भी नहीं थी। जैसी भारतीय माँ, जैसे हमारी भारतीय माँ कैसी होती है, हमारे लिए खाना बनाना, रोटी बनाना, सब्जी बनाना, हमारे लिए करना, हमारे लिए सोना, ऐसा नहीं है उसकी माँ ये सब काम नहीं करती थी, वो करती थी, पर वो थोड़ी अलग थी। वो देश को फर्स्ट प्रायोरिटी देती थी। उन्होंने ना तो कभी बच्चों को प्यार किया, ना खाना पकाया, ना घर बार संभाला, यानी ऐसी वो बिल्कुल नहीं थी, वो बिल्कुल इसकी अपोजिट थी। भारतीय माँ जैसी बिल्कुल नहीं थी, कि भारतीय माँओं की छवि क्या है कि वो 24 घंटे किचन में लगी रहे, हमारा काम करती रहे, हमारे कपड़े धोए, नहीं ऐसी नहीं थी। वो चाहे हाउसवाइफ थी, लेकिन हाउसवाइफ जैसे काम वो बिल्कुल नहीं करती थी। इसका प्रमुख कारण था उनकी कामों में अरुचि। उनके घर जो लेखिका की माँ थी मृदुला गर्ग, उनके घरेलू कामों में रुचि बहुत कम थी। दूसरा कारण था वो बीमार भी बहुत रहती थी, दुबला-पतला शरीर था। तो इन 2 कारणों की वजह से भी उनसे घर के कार्य नहीं होते थे, ना करवाए जाते थे। उनका अधिकांश समय यानी लेखिका अभी तक अपनी माँ के बारे में बता रही है कि लेखिका की माँ का अधिकांश समय किताबें पढ़ने, संगीत सुनने और साहित्य चर्चा में बीतता था। घर के हिसाब से कुछ भी काम ना करने पर भी कोई उनका नाम नहीं रखता था। यानी वो कोई काम करे ना करे पर उन्हें कोई कुछ नहीं कहता था। फिर भी उनके प्रति जो श्रद्धा थी वो 3 कारणों से थी। एक तो साहबी खानदान का होना, एक तो उसके पिता का इतना नाम था इसलिए कोई उनको कुछ नहीं कहता था। दूसरा, वो कभी झूठ नहीं बोलती थी इसलिए भी कोई उन्हें कुछ नहीं कहता था। और तीसरा, वह दूसरों की बातों को गोपनीय रखती थी। यानी ऐसा नहीं कि उसकी बात उसको बता देना, उसकी बात उसको बता देना। यानी किसी ने कुछ बताया उसको अपने तक ही रखना, किसी तीसरे बंदे को ना बताना है। तो इन 3 कारणों से उनके प्रति लोगों में जो घर के सदस्य थे उनमें श्रद्धा थी। अब यहाँ पाठ के नाम से समझ जाएंगे मेरे संग की औरतें। अभी उसने नानी के बारे में बताया, माँ के बारे में बता रही है। तो इन कारणों से घर वाले तथा बाहर वाले सब उनका सम्मान करते थे।
वे अपने बच्चों की भी बहुत अच्छी दोस्त थी। हाँ, मातृत्व की कमी को पिता पूरा कर दिया करते थे और जो माँ की कमी थी खाना बनाना, कपड़े पहनाना और भी जो औरतों के काम हैं भारतीय माँ के, वो माँ नहीं करती थी तो वो पिता कर देते थे। अभी तक हम मृदुला गर्ग की माँ की बात कर रहे थे, नानी की बात की थी, अब हम उनके परिवार की बात करते हैं। लेखिका के घर में सभी को निजत्व की पूरी छूट थी, यानी प्राइवेसी थी पूरी, किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं करता था कि अगर किसी की कोई चिट्ठी आई है तो ये नहीं कि कोई दूसरा खोल के उसको पढ़ लेगा, नहीं। इसकी वजह से क्या था कि लेखिका और उसके 3 भाई-बहन भी लेखन के क्षेत्र में आ गए। अब जो लेखिका है वो अभी तक नानी, मम्मी और परिवार के बारे में बता रही थी, अब वो परदादी के बारे में बता रही है कि जो लेखिका की परदादी थी वो भी लीक से हटकर चलती थी। लीक से हटकर चलना मतलब कि जो जैसे बंधे बनाए नियम जो बने हुए हैं औरतों के लिए अलग, आदमियों के लिए वो उनसे अलग। क्यों अलग थी? इसका कारण जानते हैं। उसने मंदिर में जाके मन्नत मानी कि उनकी पतोहू को यानी पोत बहू को पहला बच्चा लड़का ना होकर लड़की हो। और उन्होंने अपनी इस मन्नत को पूरे समाज में घोषणा कर दी कि मैंने ये मन्नत मांगी और रोज मंदिर में जाकर ये मन्नत दोहराया करती थी। और क्या हुआ? और भगवान भी उनकी सुनते थे। परदादी के बारे में प्रसिद्ध था कि भगवान उनकी सुनते थे और हुआ भी यही कि घर में पहला शिशु लड़की ही हुई। और भगवान इस अद्भुत इच्छा से शायद इतने घबरा गए। अद्भुत इच्छा क्यों कहा जाएगा? लीक से अलग हटकर क्यों? क्योंकि वो समय ऐसा नहीं था जहाँ पे लड़कियों की, आज के टाइम में भी घर में सब पहला बेबी जो होता है, लोगों की मेंटालिटी लड़का हो। लेकिन ये स्टोरी जो है दादी से पहले की भी है, तो ये एक अद्भुत सोच थी कि इतनी बुजुर्ग महिला लड़का ना चाहकर लड़की मांग रही है, क्योंकि लोगों की धारणा है कि वो वंश आगे बढ़ाएगा, कुल का नाम रोशन करेगा। एक तो कन्या नहीं हुई, एक के बाद एक 5 कन्याएं जन्मी और 5 लड़कियां पैदा हो गई। अब ये दादी के कैरेक्टर पर, दादी के बारे में बात चल रही थी कि वो लीक से हटकर चलती थी, यानी बंधे बनाए नियमों में नहीं बंधी हुई थी। लेखिका की माँ का प्रभाव इतना था कि एक चोर भी उनके सामने पड़कर भला इंसान बन गया। हुआ यह कि एक रात घर के सारे मर्द किसी शादी में चले गए। सारी औरतें सज धज कर, रात जो जगाते शादी के फंक्शन हो रहे थे वो सारी इकट्ठी हुई और नाच गाने और ढोलक के शोर में एक चोर घर में घुस गया। चोर के पांव की आहट से जो परदादी थी उसकी नींद खुल गई, यानी लेखिका की जो परदादी थी उनकी नींद खुल गई। परदादी ने पूछा कौन है? चोर बोला जी मैं। परदादी ने उससे कहा पानी पिला। यह कहकर उसने अपना खाली लोटा उसे पकड़ा दिया और कुएं के पानी भरने चला गया। और उन्होंने उससे कहा कि कुएं से पानी भर ला, और बोली पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। यह सुनकर चोर घबरा गया। उसने सोचा कि माँ ने मुझे मुंह पर बंधा कपड़ा और कमर में बंधी भांग देख ली है। फिर उन्होंने कहा जल्दी पानी ला। पर मैं तो चोर हूं, क्या आप चोर के हाथ का पानी पी लेंगी? तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पानी पिलाएगा? चोर ऐसा पकाया कि पानी भरने चल दिया। वह पकड़ा गया, तब से उसने चोरी छोड़कर खेती का धंधा अपना लिया। यानी यहाँ परदादी के कैरेक्टर के बारे में बताया गया है कि वो एक ऐसी महिला थी कि घर में चोर सुनकर उन्होंने चोर चोर कहकर शोर नहीं मचाया, बल्कि उसको सही रास्ते पे ले आई, उसको सही मार्ग उसको दिखाया। कि उसने, चोर ने भी उनसे कहा कि आप मेरे हाथ का पानी पी लोगे? तो उसने कहा कि मुझे तो पानी पीने से मतलब है, चाहे तू पिला चाहे कोई भी पिलाओ, यहाँ तो अभी तेरे अलावा कोई है नहीं, तो मुझे पानी कोई पिला भी नहीं सकता, तो तू मुझे पानी पिला। और तब का दिन था और आज का दिन है। वो चोर आज उसी घर में एज ए सर्वेंट काम करता है और उसने वो चोरी का काम छोड़ दिया है। अब हम कहानी में आगे की ओर बढ़ते हैं। लेखिका माँ के संस्कारों के कारण लड़की होने पर भी कभी हीन भावना से ग्रस्त नहीं हुई, यानी उसके साथ कभी कोई भेदभाव नहीं हुआ लड़की हो। वह नानी के कारण देश की आज़ादी के मामले में रूमानी बनी रही और नानी के अंदर देशभक्ति का जज्बा था तो वो उसमें भी था। जब देश की आज़ादी का जश्न मनाया गया, यानी जब हमारा देश आज़ाद हो चुका था और उसका जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से लेखिका को टाइफाइड हो गया था, तो ऑब्वियस उसको नहीं जाने दिया गया। डॉक्टर ने जश्न में जाने से मना कर दिया और डॉक्टर उनके नाना के मित्र थे तो नाना से भी बढ़कर थे। लेखिका जश्न में जाने के लिए खूब रोई, खूब तड़पी। तब 9 वर्ष की लेखिका को उसके पिता ने ब्रदर्स कारामजोव नामक उपन्यास पकड़ा दिया। लेखिका को किताबें पढ़ने का शौक तो था ही, यानी उनके पिता को छोड़कर घर के सभी लोग समारोह में चले गए तो लेखिका ने उपन्यास पढ़ना शुरू किया। यानी उसके पिता और लेखिका मृदुला गर्ग ये दोनों समारोह में नहीं गए थे। उस उपन्यास में बच्चों पर होने वाले अत्याचारों की गाथाएं थी। लेखिका के मन पर उनका इतना प्रभाव पड़ा कि उन्हें एक अध्याय तो पहली बार में ही याद हो गया।
लेखिका के सारे लेखन पर इसका प्रभाव छा गया। उनकी कहानियाँ जादू का कालीन, नहीं, 3 किलो की छोरी, कठगुलाब, इन सभी रचनाओं में उनके इस प्रभाव को देखा जा सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेखिका के भाई बहनों के बारे में बात करते हैं। शायद परदादी की मन्नत के कारण लेखिका और उसकी चारों बहनें लड़की होने के नाते किसी हीन भावना की शिकार नहीं हुई। यानी उन 4 लड़कियां घर में होने के बाद भी कोई भेदभाव नहीं हुआ लड़कियों का, बल्कि उन सब ने किसी लीक पर चलने से इनकार कर दिया। और उन सब ने, जो चारों बहनें थी, उनने बिल्कुल अलग हटकर वो अपना जीवन उन्होंने जिया। उनकी सबसे बड़ी बहन थी मंजुल भगत। यानी लेखिका अपनी बहनों के बारे में बता रही है कि जो सबसे बड़ी बहन थी वो थी मंजुल भगत। ये भी एक बहुत प्रसिद्ध रचनाकार है। इन्हीं के लिए परदादी ने मन्नत मांगी थी और सबसे पहली कन्या के लिए मन्नत मांगी थी। इन्होंने शादी के बाद जैन नाम छोड़कर पति का नाम ग्रहण कर लिया और प्रसिद्ध लेखिका बनी। और यानी शादी से पहले इनका नाम जैन था और शादी के बाद हस्बैंड का नाम भगत जुड़ गया और ये प्रसिद्ध लेखिका बनी। दूसरी थी मृदुला गर्ग, यानी लेखिका स्वयं। इन्होंने भी शादी के बाद पति का नाम गर्ग अपने नाम के साथ जोड़ लिया। लोग हैरानी से पूछते थे कि इन्होंने शादी के बाद अपना नाम क्यों नहीं बदला। लेखिका कहती है कि नाम न बदलने से व्यक्ति में कोई अंतर नहीं आता, इसलिए नहीं बदला। लेखिका की तीसरी बहन गौरी उर्फ चित्रा लेखन नहीं करती। मृदुला गर्ग और उससे बड़ी मंजुल भगत, ये दोनों लेखन कार्य करती है, लेकिन जो तीसरे नंबर की गौरी है उर्फ चित्रा, ये लेखन कार्य नहीं करती। चौथी बहन रेणु है, वो भी नहीं लिखती। पांचवी बहन अचला अंग्रेजी में लिखती है तथा छोटा भाई राजीव हिंदी का लेखक है। यानी पहले नंबर की भी लिखती है, दूसरे नंबर की भी लिखती है, तीसरे नंबर की, चौथे नंबर की नहीं लिखती है। पांचवी बहन लिखती है और छोटा भाई जो राजीव है वो हिंदी का लेखक है। इन चारों को उनका सारा खानदान पढ़ता है और इन चारों भाई बहनों को सब पढ़ते हैं इनके परिवार में। लेखिका को यह बात अच्छी नहीं लगी कि उसके ससुराल वाले उसका लिखा नहीं पढ़ते, परंतु बाद में इसके लाभ भी पता चले। और लेखिका को शुरू में अच्छा नहीं लगता था कि लेखिक मृदुला गर्ग के ससुराल वाले उसके द्वारा लिखी गई रचनाओं को नहीं पढ़ते, लेकिन बाद में उसको समझ आने लगा कि अच्छा है नहीं पढ़ते तो शायद कलेश शुरू हो जाते घर में। लेखिका की 2 बहनें जो लेखिका नहीं बनी, उनसे भी अधिक स्वायत्त और दबंग थी। मतलब वे अपने अनुसार जीवन जीना जानती थी। गर्मियों में स्कूल से वापसी के समय उनके पिता उन्हें लाने के लिए गाड़ी भेज दिया करते थे। अचला तो उसमें बैठ जाती थी, किंतु रेणु पैदल आती थी। ये 2 बहनें वो हैं जो लेखन कार्य में नहीं जुड़ी और उन दोनों के नाम है अचला और रेणु। अभी यहाँ पे जो लेखिका मृदुला गर्ग है वो अपनी इन 2 बहनों के बारे में बता रही है और सबसे ज़्यादा यहाँ पे रेणु की छवि के बारे में बता रही है कि वो किस प्रकार के व्यक्तित्व की स्वामिनी थी। वह कहती थी थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंतशाही का प्रतीक है। सामंतशाही यानी राजा महाराजा टाइप्स, अपने आप को दिखाना कि देखो हम राजा महाराजा की तरह जीवन जीते हैं, मतलब बहुत लग्जरियस लाइफ है, हमें गाड़ी लेने आती है। तो वो कहती है इतनी सी दूर स्कूल से घर जाने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर रही हूँ। आगे एक और इंसिडेंट बताते हैं मृदुला गर्ग कि इसी प्रकार बीए की परीक्षा देने के लिए समय भी वह अड़ गई। कौन? रेणु। जो रेणु थी वो बीए की परीक्षा देने में अड़ गई और बोली कि परीक्षा देने का फ़ायदा बताओ। सभी ने अपने अपने तरीके से समझाया। पिता ने कहा इससे नौकरी कर सकोगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, आदि आदि। यानी वो बीए की परीक्षा नहीं देना चाहती थी। सभी ने अपने अपने तरीके से समझाया, किंतु वह नहीं मानी। अंत में पिता ने आदेश दिया मैं कह रहा हूँ करो, और वो किसी के भी जो तर्क थे उनसे नहीं मानी और पिताजी ने उसको ज़बरदस्ती बोला कि मैं कह रहा हूँ तो तुम्हें परीक्षा देनी पड़ेगी। तब उसने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए जैसे तैसे बीए की परीक्षा पास की। यानी इसमें उसकी कोई इच्छा नहीं थी, वो तो पिताजी ने उसको ऑर्डर दिया तो उसने उसको फॉलो किया। अदरवाइज अगर उसको ऐसा कुछ ऑर्डर नहीं मिलता तो वो बीए नहीं पास करती। यानी इन उदाहरणों के माध्यम से लेखिका बताना चाहती है कि वो अपने तरीके से जीवन जीना जानती थी और वो अपने तरीके से जीवन जीना चाहती भी थी और अपने तरीके से जीवन को जीती भी थी। वह सच बोलने में माँ से 2 कदम आगे थी, इसलिए उसका सच सुनकर लोग हंस पड़ते थे। जब कोई कभी उसे इत्र भेंट करता तो वो कहती नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। यानी वो इतनी ज़्यादा सत्यवादी थी कि वो हंसी हंसी में भी बहुत चीज़ें सच बोल जाती थी और लोगों को उसके ऊपर हंसी आ जाती थी। अभी तक हमने पढ़ा रेणु के बारे में, जाना। अब हम तीसरी बहन जो है चित्रा की दबंगई के बारे में पढ़ेंगे। वो कितनी ज़्यादा बोल्ड थी। वह मन में आई बात करके ही मानती थी,
यानी कौन? जो चित्रा थी, जो मन में है वो कहती थी, जिसको हम स्ट्रेट फॉरवर्ड या मुंहफट भी कहते हैं। कॉलेज में पढ़ते समय वह खुद पढ़ने से अधिक ध्यान औरों को पढ़ाने में लगाती थी, और जब वो कॉलेज में थी अपने से ज़्यादा फोकस उसको दूसरों को पढ़ाने में था। इसलिए उसके अपने अंक अपने शागिर्दों से कम आते थे। शागिर्दों अपने स्टूडेंट्स यानी जिनको वो पढ़ाती थी उनसे कम आते थे। शादी के वक्त उसने एक लड़के के बारे में ऐलान कर दिया कि वह शादी करेगी तो उसी से ही करेगी। खुद लड़के को भी इस बात का पता ही नहीं था। समय आने पर उसने लड़के को बता दिया और यह भी कह दिया कि वह जो सोच लेती है उसे करके ही दम लेती है। परिणाम स्वरूप क्या था? लड़के ने हथियार डाल दिए और शादी हो गई। जब उसने लड़के को बोल दिया जो मैं कहती हूँ वो करती हूँ और वही होता है, तो फिर लड़का बेचारा आगे क्या बोलेगा, और उसी लड़के से उसकी शादी हुई। सबसे छोटी बहन ने ठीक से पढ़ाई लिखाई की, पिता की इच्छानुसार शादी की, वह लीक पर ही चलती प्रतीत हुई। यानी घर की जो औरतें थी, जो औरतों के नियम कानून होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग वो चलती थी। परंतु 30 वर्ष की उम्र में उसने भी लीक पर से विद्रोह किया और लेखिका बन गई। और जब वो 30 साल की हुई उसने भी लीक से हटकर चलने की कोशिश की, और वो चली भी, और वो भी एक लेखिका बन गई। वो शादी के बाद बनी। ये अभी तक जो मृदुला गर्ग है अपनी बहनों के बारे में बता रही है, भाई बहनों के बारे में। आगे चलते हैं। सभी बहनों में लीक से हटने का गुण रहा, और जो जितनी चारों बहनें थी सभी लीक से हटकर चली, यानी बंधे बनाए नियमों से कि औरतों के लिए ये नियम कानून है उनसे हटकर चलने का नियम था। परंतु घर गृहस्थी और विवाह के परंपरागत तरीके को किसी ने नहीं छोड़ा। लीक से हटने का मतलब ये नहीं है कि गृहस्थ जीवन को त्याग देना। मॉडर्नाइजेशन को अगर आपने अपना लिया है तो बस कोई काम नहीं करना, कुछ नहीं करना, घर नहीं संभालना, परिवार का ध्यान नहीं रखना। लीक से हटकर कि जो समाज में नियम बंधे हुए हैं कि ये काम तो सिर्फ औरत ही करेगी और ये काम सिर्फ मर्द करेंगे, नहीं। जो काम मर्द कर सकते हैं औरत भी कर सकती है, जो औरतें कर सकती है वो मर्द भी कर सकते हैं। इसको कहा कि वो लीक से हटकर चली। उनका विश्वास था कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, घर के भीतर रहकर भी अपनी मर्जी से जी लेना चाहिए। लेखिका शादी के बाद बिहार के एक छोटे कस्बे डालमिया नगर में पहुंची। अब वो आगे की बात बता रही है कि जब शादी हो गई तो वो बिहार के छोटे से कस्बे डालमिया नगर में पहुंची मृदुला गर्ग। वहाँ नर नारी की पृथकता इतनी हावी थी, पिक्चर में भी नर नारी अलग बैठते थे। यानी अगर कोई फिल्म देखने गए हस्बैंड वाइफ साथ में, तो जहाँ जेंट्स की रो है वहाँ जेंट्स बैठेंगे, जहाँ लेडीज़ रो है वहाँ लेडीज़ बैठेंगी, साथ में नहीं बैठ सकते। उसी डालमिया नगर में लेखिका ने कोशिश करके कुछ शादीशुदा औरतों को इस बात के लिए तैयार किया कि वे पराए मर्दों के साथ मिलकर नाटकों में अभिनय करें। उन्होंने 4 साल तक कई नाटक किए और अकाल राहत कोष के लिए धन एकत्र किया। यानी अभी तक जिस गांव में हस्बैंड वाइफ साथ में बैठ के मूवीज़ भी नहीं देख सकते थे, आज उसी जगह पर लेखिका ने नाटक ऑर्गेनाइज किए और उन नाटकों में पराए मर्द और पराए स्त्रियों को मतलब अभिनय एक्टिंग करने का भी चांस दिया। और इस एक्टिंग के थ्रू जो भी फंड्स इकट्ठा होता था, जो भी राहत कोष इकट्ठा होता था, जो भी प्राकृतिक आपदाएं या किसी भी तरह की कोई आपदाएं आती थी उसमें उनको वो दे देती थी। आगे लेखिका बताती है कि लेखिका कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे बागलकोट में पहुंची। वहाँ कोई ढंग का विद्यालय नहीं था जहाँ वह अपने 2 बच्चों को पढ़ा सके। यानी वो खुद अच्छी जगह पे पढ़ी लिखी थी, लेकिन शादी के बाद उसकी हस्बैंड की वजह से कई जगह जगह पोस्टिंग हो रही है, तो कर्नाटक में उसको कोई ढंग का स्कूल नहीं लगा जहाँ वो अपने बच्चों को पढ़ा सके। उसने पास के कैथोलिक बिशप में प्रार्थना यानी रिक्वेस्ट की कि वह वहाँ के सीमेंट कारखाने की मदद से एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। बिशप ने कहा वहाँ क्रिश्चियन जनसंख्या कम है। लेखिका ने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा योग्य होने की दलील दी। यानी जो क्रिश्चियंस जो थे जिनको उन्होंने फंड्स लगाने को लेखिका ने बोला कि आप फंड्स लगाइए और स्कूल खुलवाइए, तो उन लोगों ने कहा कि हम क्रिश्चियंस हैं तो हम तो क्रिश्चियन के बच्चों पे इन्वेस्ट करेंगे और वहाँ पे क्रिश्चियन बच्चे कम हैं। तब लेखिका ने उन लोगों को समझाया और कहा कि शिक्षा का अधिकार सभी का है। बिशप ने कहा आप यकीन दिलाए कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा, और उसने कहा आप मुझे यकीन दिलाइए कि वो स्कूल 100 सालों तक चलेगा। इस पर लेखिका को गुस्सा आ गया क्योंकि अगले दिन की किसी को कोई गारंटी नहीं है फ्यूचर में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, और वो उससे गारंटी के तौर पे कह रहा है कि आप हमें गारंटी दीजिए कि 100 साल तक स्कूल चलेगा। तो ये सुनकर लेखिका गुस्सा आ गया। बिशप ने भी कहा स्कूल खोलना आपकी समस्या है, मेरी नहीं। और उन्होंने कह दिया कि ये आपकी समस्या है, हमारी कोई समस्या नहीं है, आप देखिए आपको। यानी उसको भी गुस्सा आ गया, उसने भी उनको सुना दिया और उन्होंने भी स्कूल खोलने से वहाँ पे मना कर दिया। यानी यहाँ पे लेखिका की छवि की बात हो रही है
कि वो जानती है सारे कर्तव्यों को, सारे तरीकों को, कायदे कानूनों को, वो किसी भी प्रकार के भेदभाव को नहीं मानती है। तो यहाँ पे उसकी छवि उजागर हो रही है कि वो किस प्रकार की महिला, किस प्रकार की लेखिका है। आगे बढ़ते हैं। लेखिका ने आखिर ठान ली और उसने संकल्प किया कि वह अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं सिखाने वाला स्कूल खोलकर रहेगी और कर्नाटक सरकार से मान्यता भी उसको दिलवाएगी, यानी रिकॉग्नाइज भी करवाएगी। उसने कुछ सिरफिरे लोगों की सहायता से, सिरफिरे लोग यानी जो किसी से नहीं डरते, जो सरकार, सोसाइटी, धर्म, जात पात किसी से नहीं डरते, उसने उन लोगों की सहायता से काम पूरा किया। उसके तथा अन्य सरकारी अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। इस प्रकार लेखिका ने अपनी जिद को हर जगह पूरा किया, विशेषकर लेखन के मंच पर। तो यहाँ पर भी उसके दृढ़ संकल्प की इच्छा शक्ति से जागृत होता है वो किस प्रकार की एक व्यक्ति रह चुकी है कि जो ठान ले वो कर कर ही दिखाती हैं। लेखिका की जिद, रेणु की जिद के सामने कुछ भी नहीं है। और जो उसकी रेणु बहन है, लेखिका, यानी अभी हमने उसके एग्जाम्पल लिया कि मृदुला गर्ग की जिद्दी स्वभाव के बारे में, लेकिन रेणु के जिद के आगे तो लेखिका कुछ भी नहीं है। सन 1950 की बात है। एक दिन दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हुई। पूरा नगर पानी से लबालब भर गया। कोई वाहन बाहर ना निकला, यातायात ठप पड़ गया। स्वाभाविक था कि स्कूल भी बंद हो गए होंगे, जैसे इन दिनों अभी कोरोना वायरस की वजह से स्कूल बंद हैं। तो सरकार ने ऑब्वियस, इतनी बारिश हुई है तो तब भी स्कूल बंद हो गए होंगे और कोई इसमें औपचारिक तौर से तो कोई घोषणा नहीं हुई होगी। ऑब्वियस सी बात है, बारिश आ रही है, बहुत तेज़ बारिश है, कंटिन्यू बारिश है, नहीं रुक रही है, तो आप भी स्कूल नहीं जाओगे या आप भी अपने ऑफिस नहीं जाओगे। रेणु ने स्कूल जाने की जिद ठान ली। उसे समझाया गया कि स्कूल बंद होगा, परंतु वह यही कहती, आपको कैसे पता। आखिरकार वह बस्ता उठाकर स्कूल गई। स्कूल का चौकीदार उसे देखकर दंग रह गया। घर आने पर सबने कहा, हमने पहले ही कहा था। इस पर रेणु बोली, स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया। यानी ये देखिए, यहाँ पर भी इसकी जिद का एक उदाहरण देखने को मिलता है कि वो इतनी दृढ़ शक्ति थी कि अगर उसको स्कूल जाना है तो जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेखिका को लगता है कि उस दिन रेणु के अकेले स्कूल जाने में कितना रोमांच हुआ होगा। सचमुच अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है। और आगे चल के इस प्रकार पाठ समाप्त होता है और वो यही कहती है कि उस दिन ऐसे माहौल में जो रेणु उसकी बहन है वो स्कूल गई और उसने किन किन चीज़ों को फेस किया होगा, कितना रोमांच उसको हुआ होगा, और अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है। तो ये पाठ बहुत आसान है। आशा है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ लेखिका ने अपने व्यक्तित्व और उसके साथ जितनी भी महिलाएं, उसकी मम्मी, उसकी नानी, उसकी परदादी, उसकी बहनें, सबका व्यक्तित्व उसने यहाँ पर उजागर किया है। तो मेरे संग की औरतें पाठ की सार्थकता यहीं साबित हो जाती है। पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। उसके बाद भी अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। साथ ही साथ मेरे वीडियोस को लेकर अपने फीडबैक्स भी ज़रूर दीजिए। आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आप चैप्टर को अच्छे से समझ सकें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।